हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं को तथा प्यारे रसगुल्लों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। रख हौसला ओ मंजर भी मिलेगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मेरे रसगुल्लों, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए आज की क्लास में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तथा समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और समतल दर्पण के कौन कौन से गुण हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो सबसे आसान तरीका से आपको बतलाने वाला हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सबसे आसान तरीका से फिजिक्स को समझना या किसी भी सब्जेक्ट को समझना तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दर्पण जो होता है मुख्यतः दो तरह का होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि दर्पण तीन प्रकार का बोलता है, पहला बोलता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे है, ये जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये गोलीय दर्पण का प्रकार है। यानी कि दर्पण कितने तरह का हुआ, दो तरह के, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का प्रकार हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ऐसा कभी नहीं बोलना है कि दर्पण तीन प्रकार का होता है, ठीक है। आपको बोलना है दर्पण दो तरह का होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब आइए समझते हैं दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण वैसी परावर्तक सतह होता है जिसमें परावर्तन के बाद किसी भी वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसे ही दर्पण कहते हैं। यानी कि दर्पण है वैसा एक परावर्तक सतह है। क्या है परावर्तक सतह? परावर्तक सतह किसको कहते हैं? आपको हम बताए थे जब प्रकाश की परावर्तन समझा रहे थे तो उसमें कि परावर्तक सतह जिस सतह से प्रकाश टकराती है और टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। उसी तरह से दर्पण भी एक परावर्तक सतह है जिस पर किसी भी वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। उसी को हम दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए घर में जो हम देखते हैं अपना चेहरा जो देखते हैं वो किस में देखते हैं? समतल दर्पण में, ठीक है। तो एक तरह से दर्पण है। तो उस दर्पण में क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है, आंख का, नाक का, कान का, बाल का, ठीक है। अपना सब देखते हो उसमें तो क्या बनता है, कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैं पिछले क्लास में आपको बता दिया हूँ। तो जाकर आप चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बेहतर नॉलेज वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आइए समझते हैं आगे। फिर कह रहा है कि इसका एक सतह कलई किया हुआ रहता है। देखिए दर्पण के दो सतह होता है, पहला जो आप चेहरा देखते हैं वो वाला, और फिर एक पीछे जो मढ़ा हुआ रहता है प्लास्टिक का ना, उसको तो दो सतह होता है। पहला तो जो इसमें हम चेहरा देख पाते हैं आसानी से और दूसरा उसके पीछे वाला, ठीक है। तो एक सतह कलाई किया हुआ रहता है और एक ऐसे ही रहता है। कलाई करने मतलब क्या होता है कि उस पर थोड़ा सा सिल्वर डालकर फिर पेंट कर दिया जाता है, तभी आप चेहरा देख पाते हैं। नहीं तो ऐसे किसी शीशा को ले लीजिए जो पेंट नहीं किया हुआ, ठीक है, या कलाई नहीं किया हुआ, उस शीशा को ले लीजिए और फिर अपना चेहरा देखिए, आपको नहीं दिखाई देगा, ना मात्रा के बराबर थोड़ा बहुत दिखाई देगा। पूरा चेहरा जैसे आपको दिखाई देता है समतल दर्पण में वैसा आपको दिखाई नहीं देगा। इसको आप जांच करने के लिए कहीं खिड़की में मिरर है, खिड़की में जहाँ पे लगा हुआ रहता है शीशा, उसमें अपना चेहरा देखिएगा तो आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। लेकिन घर में जो आईना होता है या दीवार में जो चिपकाया हुआ आईना होता है उसमें आपको पूरा चेहरा दिखता है। इसका मतलब क्या है, उसका एक सतह कलाई किया हुआ रहता है, पीछे से पेंट किया हुआ रहता है। आप उसको तोड़ फोड़ कर देखेंगे तो पीछे से आपको पेंट किया हुआ प्रतीत होगा। आइए दर्पण जो होता है मुख्यतः दो प्रकार होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसका कौन कौन से गुण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके उत्साह जरूर बढ़िएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। अब समझते हैं समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या है और उसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। आइए समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उस दर्पण को समतल दर्पण कहती है। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जहाँ से टकराकर कोई किरण आता है उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह यदि समतल होगा उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक वास्तविक जिसको उल्टा बोलते हैं और एक सीधा जिसको काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है जिसको हम काल्पनिक कहते हैं। याद करना बहुत आसान है, इसका समतल दर्पण है तो इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा। यानी जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल होगा उसी को हम समतल दर्पण कहेंगे। आइए समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, घरों में साधारण आईना के रूप में, यानी अपने घर में अपने चेहरा को देखने के लिए सबसे पहले प्रयोग करते हैं। वो जो
जो चेहरा देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, साधारण आईना होता है, सॉरी समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण, जिसको हम साधारण आईना के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कहाँ होता है, तो सैलून के दुकानों में होता है। देखिए सैलून के दुकानों में जो आगे लगा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण होता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है। लेकिन आप जब बाल कटा लेते हैं और आपके पीछे एक आईना लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं समतल दर्पण, वो समतल दर्पण होता है। या जैसे ही आप बाल बनाते हैं उसके बाद जो वहाँ के नाई होता है वो आपको दिखलाता है कि देखिए इधर से अच्छा काटे हैं कि नहीं, इधर से अच्छा काटे हैं कि नहीं, इधर से अच्छा, वो जो दिखाता है वो होता है समतल दर्पण। तो आप सैलूनों में भी उसका प्रयोग किया जाता है, किसका, समतल दर्पण का। ठीक, देखिए शोरूम के दुकानों में, शोरूम या मॉल में आप जाते होंगे तो वहाँ बड़ा बड़ा सा आपको दिख रहा था तो कि यहाँ पे बड़ा बड़ा सा मिरर है, यानी बड़ा बड़ा सा आईना आपको दिख रहा होता है। तो कौन सा आईना होता है, वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, मॉल में हो गया या फिर किसी भी गाड़ी का शोरूम, बाइक का या फिर 4 व्हीलर, किसी के शोरूम में आप जाएंगे तो हेलते ही आपको बड़ा बड़ा मिरर दिखेगा जिसमें आपको पूरी तरह से चेहरा दिखेगा। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बहुमूर्तिदर्शी के रूप में, यानी आई होप आपको समतल दर्पण किसे कहते हैं इसका उपयोग समझ में आया होगा। इससे इंपॉर्टेंट है इसका गुण के बारे में, क्योंकि आपको समतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग ना पूछकर उसमें से उपयोग, जो समतल दर्पण का गुण है उसमें से प्रश्न पूछता है। तो इसके बाद समतल दर्पण के गुण आपको बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो चलिए उसको भी बहुत आसान शब्दों में समझ लेते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए अब समझते हैं समतल दर्पण के गुण के बारे में। समतल दर्पण का गुण निम्नलिखित होता है। पहला, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, जो वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक है, यानी कि जितना वस्तु का आकार होगा समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसका भी आकार सेम होगा। यदि कोई वस्तु 5 मीटर का है, ठीक है, तो जब उसका दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो ये भी 5 मीटर का ही होगा, यानी कि दोनों का ऊंचाई जो है या फिर हाइट जो बोले दोनों का सेम होगा। जैसे आप प्रतीत किए होंगे, जब आप घर में आईना देखते हैं तो आपका जितना नाक बड़ा है उतना ही नाक उसमें दिखाई देता है, आपका जितना बड़ा आँख है उसमें भी उतना ही बड़ा आँख दिखाई देता है, आपका जितना बड़ा बाल है उस मिरर में भी उतना ही बड़ा बाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण का ये गुण है कि वस्तु का जितना आकार होगा उसका प्रतिबिंब भी उसमें उतना ही आकार का बनेगा, अर्थात जितना वस्तु लंबा होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही लंबाई का होगा। आगे देखिए, समतल दर्पण के सामने जितने दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, उतना ही दूरी पर बनता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दर्पण से जितना दूर पर किसी वस्तु को रखेंगे आगे में तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। इट मीन्स अगर यहाँ पे लगा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ है और इससे 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को आप रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यानी हम कह सकते हैं सर वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। आप इसमें लिख भी सकते हैं अर्थात वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। यानी कि दर्पण से जितने दूर पर, मान लिया जाए कि इसको बढ़ाकर हम और दूर कर दें, इसको हम 20 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखते हैं, 20 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखते हैं, तो ये जो यहाँ दर्पण से जितना आगे रखेंगे इसका प्रतिबिंब दर्पण को उतना ही पीछे बनेगा। यानी कि 20 मीटर रखे हुए हैं तो दर्पण के पीछे भी 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। आप इसको प्रतीत कर सकते हैं, जैसे कहीं पे मिरर लगा हुआ है मॉल में या घर में कहीं पे भी लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे वो भी आपको नज़दीक आता हुआ प्रतीत होता है। मतलब कि दर्पण से आप जितना दूर जाएंगे वो भी आपका जो प्रतिबिंब उसमें बन रहा है वो भी पीछे जाएगा। इसका मतलब है कि दर्पण से जितना नज़दीक रखेंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही नज़दीक बनता है। जैसे आप दूर जाएंगे तो वो भी पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि आप उससे दूर हो रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब भी आपका दर्पण से पीछे दूर हो पा रहा है। आगे देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
दर्पण की लंबाई वस्तु की तुलना में आधी होना चाहिए। अगर समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा प्राप्त करना है तो उस दर्पण का जो लंबाई होना चाहिए वस्तु की अपेक्षा आधी होना चाहिए। जैसे आप छोटा सा दर्पण लेते हैं तो आपको उसमें पूरे शरीर का पार्ट दिखाई नहीं देता है। छोटा सा आईना है तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक देख सकते हैं, उसके नीचे आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दर्पण की जो लंबाई है आपके लंबाई का आधा नहीं है। जिस दर्पण का लंबाई आपके हाइट का आधा हो जाएगा उसमें आप पूरा ऊपर से लेकर पैर तक उसमें देख पाएंगे। जैसे मॉल में लगा हुआ रहता है, उस क्या रहता है, आपके लंबाई से ज़्यादा का लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख पाते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर किसी भी समतल दर्पण में आपको संपूर्ण प्रतिबिंब बनाना है तो जितना, अगर मान लिया जाए कि 5 फीट का कोई आदमी 5 फीट का है तो उसका संपूर्ण प्रतिबिंब बनाना है तो 2.5 फीट का, कम से कम 2.5 फीट का क्या होना चाहिए, समतल दर्पण लगा होना चाहिए, तभी जाकर उसका पूरा प्रतिबिंब बनेगा। कम से कम 2.5 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 5, 6, 10 कितना भी लगा ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2.5 फीट का होना ज़रूरी है। अगर 6 फीट का कोई लड़का है और उसका पूरा प्रतिबिंब दर्पण में बनाना है तो 6 फीट का आधा यानी कि 3 फीट का दर्पण होना चाहिए। इस लाइन से यही क्लियर होता है कि अगर किसी भी समतल दर्पण में किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब बनाना है तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें वस्तु के लंबाई के आधी लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण के आवर्धन +1 होता है। आवर्धन के बारे में इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि आवर्धन क्या होता है। थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं। आवर्धन जो होता है किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, रेशियो को हम आवर्धन कहते हैं। तो समतल दर्पण के आवर्धन +1 होता है। इसका मतलब क्या होता है इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब दर्पण की छठा गुण, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पसर्व रूप से उल्टा बनता है। सर पसर्व रूप से उल्टा क्या होता है? पसर्व रूप से उल्टा का मतलब होता है कि आप किसी भी समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए, उसके बाद आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो आपको उस समतल दर्पण में प्रतीत होगा कि बायां हाथ उठ रहा है। अगर आप बायां हाथ उठाएंगे तो उसमें प्रतीत होगा कि दाहिना हाथ उठ रहा है। उसी को बोलते हैं पसर्व रूप से उल्टा। तो उसमें ऐसा प्रतिबिंब होता है, प्रतीत होता है। आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं। आगे देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। इसको आपको याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। फोकस दूरी भी अनंत होता है और वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से गमन करती है, यदि कोई वस्तु है समतल दर्पण की ओर v वेग से आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कहने का मतलब है कि वहां पे कोई दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण, हम इधर से 10 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण की ओर और तेजी से आता हुआ प्रतीत होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, हम इस साइड में जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के इस साइड जो आएगा वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आएगा। ठीक है, यानी कि दोगुना स्पीड हो जाता है हमारा प्रतिबिंब के। आप देखेंगे कहीं बड़ा सा आईना लगा हुआ तो आप दौड़ के देखिएगा, तो दौड़ के जैसे आप देखेंगे तो आप जिस स्पीड से जाएंगे आपका प्रतिबिंब दोगुना स्पीड से उसमें दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये भी इसका गुण है। आगे देखिए, समतल दर्पण की मदद से अनंत प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण का उपयोग करके हम अनंत प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कैसे? तो अलग अलग एंगल पर झुकाकर, अलग अलग कोण पर उसको झुकाकर हम अनेक प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। यहाँ भी आपको बनाने के लिए सिखाएंगे कि अगर दो समतल दर्पण को अलग अलग एंगल पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा। ठीक है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ θ डिग्री के कोण पर झुके हुए रहते हैं तब उससे जो प्रतिबिंब की संख्या बनेगा उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है 360/θ। इस फार्मूला का उपयोग करके, इस सूत्र का उपयोग करके कैसे निकलता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण का गुण और समतल दर्पण के उपयोग के बारे में आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपके पैकेट से 1 रुपया भी नहीं लगता है। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। साथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ और सहयोग के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए मिलकर हम शिक्षा पद्धति में कुछ और इतिहास बनाते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।